हाँ भाई, क्या हाल है भैया। वेलकम टू अदर एपिसोड ऑफ आस्क गंजी स्वैग एंड आई होप आप लोगों का टाइम अच्छा गुजर रहा होगा। मैं इस वक्त जो आपने पिछली एपिसोड देखी वो कल शूट की थी, आज दूसरी लाइक बैक टू बैक कर रहा हूँ बिकॉज आई एम ट्राइंग टू मेक शूट एज मेनी एज आई कैन बिकॉज देन आई एम ट्रैवलिंग टू द यूएस इंशाल्लाह May 10th को। आई हैव अ 5-day थिंग इन सैन एंटोनियो. It's like sort of a so मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स. अगर अमेरिका में मिनिस्ट्री नहीं होती, अमेरिका में क्या होता है कभी सुन मैं नहीं, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस सेक्रेटरी होता है. हाँ, सेक्रेटरी होता है. एनीवे, कॉमर्स डिपार्टमेंट ने हमें दावत दी और सैन एंटोनियो का टूर है 5 दिनों का. उसमें हमें वो दिखाएंगे व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज, व्हाई शुड इन्वेस्ट. उसमें बिजनेस के लोग भी जाएंगे, सोशल मीडिया से आपका भाई जा रहा है, मीडिया के लोग होंगे और दुनिया भर से लोग आएंगे. तो इट्स गोइंग टू बी फन. तो सैन एंटोनियो मैंने जाना है एंड देन रेस्ट ऑफ द टाइम आई विल स्टे within Texas as of now. I don't intend to travel anywhere else क्योंकि यार वो बहुत भाग दौड़ होती है इधर से उधर, बैग उठाओ और फिर वहाँ की जो डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं यार मुझे समझ नहीं आती. लाइक अमेरिकन एयरपोर्ट्स डूड गिव मी अ लॉट ऑफ क्रीप क्योंकि वो TSA VSA वाले जो है ना यार वो ऑफ ही लगते हैं. मुझे डर लगता है कुछ निकल ही ना आया बैग से. एनीवे, सो I'll stay within Texas. तो वो बसेस में हो जाता है. वन लेन इज़ द बस आई यूज़. इट्स अमेजिंग मैन. यार तुमने वो यूज़ किए यहाँ पे इस्लामाबाद लाहौर में एक बस चलती है क्यू कनेक्ट. नहीं, इट्स मरून लाइक डार्क पर्पल मरून. उसकी सीट्स आर लाइक कतर एयरवेज की बिजनेस क्लास. और मैं यूज़ करता था व्हेन लाइक 3-4 साल पहले जब मैं लाहौर इस्लामाबाद बड़ा फ्रीक्वेंट करता था. तो वो उसी तरह की होती है वहाँ. अब आप सोचें पाकिस्तान में है तो वहाँ पे क्या होगी. तो वन लेन में यूज़ करता हूँ. इट्स अमेजिंग. एनीवे, सो या तो वो जाने से पहले आई एम लाइक ट्राइंग टू शूट एज मेनी एज आई कैन और वहाँ से भी ट्राई करूँगा बनाने की. बट वहाँ जाके मैं एक हफ़्ता तो सोता ही रहता हूँ, उल्टा चल रहा होता है. सो या चले जी स्टार्ट करते हैं. पहली ईमेल है द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ लेग स्पिनर. स्टार्ट. आई एम नॉट श्योर व्हाई आई एम राइटिंग दिस सो लेट बट देयर इज़ एन अनटोल्ड स्टोरी अबाउट अ यंग मैन फ्रॉम अ स्मॉल टाउन नेम्ड Fahad Khan. Profile available on Cricinfo. In 1996, the Pakistan under-19 cricket team was preparing to travel to Caribbean for a series. The captain was Mohammad Wasim. Mohammad Wasim याद है तुम्हें बॉलर? Not Wasim Akram, Mohammad Wasim. Tall था and like कपिल देव की तरह उसका bowling action था, close to his chest and then like full arm fast. Right arm fast, full arm कह रहा हूँ. So yeah, and the team included many now legendary Pakistani players such as Shahid Afridi and Abdul Razak. Fahad Khan was a leg spinner from Islamabad and genuine under-19 player, unlike Shahid Afridi who was 21 at the time. On paper, Fahad was a better leg spinner than Afridi and had performed even better in matches. One day, the head coach at the time, Harun Rashid, called my brother and Afridi to the hotel lobby and said that the Pakistani team needed a leg spinner, not an opener. He told Fahad that he had performed better, but Afridi was more mature cricketer. Afridi 96 में mature cricketer कैसे था? He started around 96. एक सेकेंड, आफरीदी ने 96 का वर्ल्ड कप नहीं खेला था. हाँ, तो 96 का वर्ल्ड कप कब हुआ था? या आई थिंक ही इज टॉकिंग अबाउट अंडर-19 क्रिकेट टीम. हाँ, अंडर-19 क्रिकेट टीम प्रिपेयरिंग फॉर कैरेबियन. सो वो कह रहा है ऑन पेपर शायद आफरीदी वाज 21 एट दैट टाइम. ये दैट्स द आर्ग्यूमेंट. Anyway, we need Afridi was a more mature cricketer, so he would send him to Kenya instead of Fahad. Rashid was known as the merit killer. Harun Rashid was known as a merit killer by many, and this decision was clearly biased. Fahad went on to perform exceptionally well in under-19 series and was the highest wicket taker. He returned to Pakistan feeling proud, and the next upcoming tour was under-19 South Africa team coming to Pakistan. We were thinking that if Fahad was offered the captaincy, we would decline. It as our aim was for him to perform even better. अच्छा, यानी captaincy मिलेगी तो फिर performance नहीं आएगी. However, Harun Rashid snubbed him and didn't even select him for the squad. The then ICA chairman Majid Khan approached him and asked why he was being treated this way. All Fahad remembers is that Majid Khan said he didn't know why Rashid didn't like him. In short, this was the start of decline for a young aspiring leg spinner who slowly lost hope. He played a few more international matches, but we had lost a potential legend for Pakistan.
This decision not only destroyed his career but also his motivation in life. Imran Khan has spoken about meritocracy and how it lacks in Pakistan, and stories like this demonstrate how many people lose hope and become depressed when they aren't able to achieve their dreams. So basically एक कहानी शेयर की इन्होंने फात खान के नाम से एक अंडर 19 स्क्वाड में एक लेग स्पिनर थे. Apparently he could have been a very promising addition to the team, but see here's the thing, 24 करोड़ का मुल्क है, चलो उस वक्त कितने थे, 15 करोड़ होंगे 30 साल पहले, और लाइक 11 लोग ही सेलेक्ट होने. तो इवन नाउ अभी भी कितने होंगे जो कि एक्सेप्शनली वेल होंगे. शाहीन से अच्छा बॉलर होगा, नसीम से भी अच्छा बॉलर होगा, आई एम नॉट श्योर बाबर से अच्छे बैट्समैन होंगे. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता है. आई मीन मेरिट कभी कभी नहीं कर पाता. सो या ये बहुत से लोगों की कहानी है. इनफैक्ट माई ओन वेरी ओन मामू हु रिसेंटली पास्ड अवे, ही यूज्ड टू प्ले फर्स्ट क्लास क्रिकेट. और चलिए, तो आपने इस्लामाबाद की बात की ना, अब कराची पे अगर हम आ जाएं, कराची को तो वैसे ही इतना साइड लाइन किया जाता है, और क्रिकेट टीम को लोग कहते हैं कि ये केपी की टीम है, ये पाकिस्तान की टीम नहीं है. और पहले इसको पंजाब की टीम कहते थे वसीम अकरम के टाइम पे, बिकॉज वसीम अकरम, वकार यूनुस, सलीम मलिक, एजाज अहमद, रह दे के एक मोइन खान कराची का था, फिर एक राशिद लतीफ़ कराची का था. कराची के हमेशा विकेट कीपर, अच्छा ये समझ नहीं आई बात, विकेट कीपर हमेशा कराची के क्यों होते हैं? सरफराज, ये इस बार हुआ है रिजवान जो कि नहीं है कराची का. मोइन खान देख लो, राशिद लतीफ़ देख लो, सरफराज देख लो. सरफराज और मोइन खान के बीच में कौन था? उमर अकमल वॉज सॉरी कामरान अकमल वॉज नॉट फ्रॉम कराची, बट मेनली उससे पहले सलीम यूसुफ मियाँदाद के टाइम पे वो भी कराची के थे. एनीवे, सो या माय मामू, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, ही वाज अ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर. वो भी लेग स्पिनर थे और बैट्समैन थे. और उन्होंने मुझसे कई बार रिक्वेस्ट की, क्योंकि मेरी इमरान खान साहब से कोई 4 बार मुलाकात हुई है, और चारों बार मैंने उनको बताया था कि मैं जा रहा हूँ मिलने. तो उन्होंने कहा था कि उनसे ज़रूर पूछना, बट मैंने नहीं पूछा, उनको क्या ही याद होगा. सो वो ये था कि कायद आज़म ट्रॉफ़ी, जैसे इंडिया में रणजी ट्रॉफ़ी होती है, कायद आज़म ट्रॉफ़ी यहाँ होती है, और आई थिंक वो अंडर 19 की थी. और उसमें माय मामू हिट इमरान खान फॉर अ सिक्सर इन कज़ाफ़ी स्टेडियम 1971 में. सो इमरान खान टीम में आए थे 1973 में, राइट, समवेयर अराउंड. और 71 में ये लोग अंडर 19 खेल रहे थे. सो माय मामू हैड हिट हिम आउट ऑफ द ग्राउंड, और ही वॉज परफॉर्मिंग वेल, बट वो क्यों नहीं सेलेक्ट हुए? बिकॉज इवन दो ही वॉज अ पंजाबी, राइट, बट चूँकि वो कराची से थे, उनका यही कहना है कि भाई ये नहीं, ये बहुत बड़ा रहा है, और इट्स अ फैक्ट. कराची के इतने अच्छे प्लेयर्स होते हैं, लेकिन वो अब जैसे फवाद आलम आप देख लें, साइड लाइंड है, राइट, असद शफीक देख लें, बहुत सारे इस तरह के हैं. बट फवाद आलम पे तो आप देखें ना कि लाइक बाकायदा पॉलिटिक्स है. सरफराज पे भी कहते हैं लोग के पॉलिटिक्स है, हालांकि मिक्स्ड रिएक्शन उस पर. खैर, पॉइंट बीइंग कि वो सेलेक्ट नहीं हुआ, और वो ज़िंदगी भर यही दुख रहा उनका भी कि ही कुड हैव बीन सेलेक्टेड. तो मेरिट की तो यार बड़ी बड़ी यहाँ पे किल्लत है, और लोग इसी तरह फिर डिसहार्ट होते हैं. फिर वो भी डिसहार्ट हुए, वो किश्तियों पे निकल गए. ही गॉट इनटू मर्चेंट नेवी, और वो फिर ही ट्रैवल्ड द वर्ल्ड. क्रिकेट उन्होंने खेली, लाइक इवन अप अंटिल हिज 50s ही वाज प्लेइंग क्रिकेट. मेरे दोनों मामू जो हैं बाकायदगी से क्रिकेट खेलते रहे. फिर उनका जो फ्रेंड सर्कल था, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता 1 पास्ट अवे, 2 पास्ट अवे, फिर किसी की बाईपास सर्जरी, फिर किसी को शुगर, फिर जाके उन्होंने 50s में जाके छोड़ी. बट लाइक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई रिमेंबर हर संडे को उनके, पहले फ्राइडे, जब फ्राइडे की छुट्टी होती थी, और फिर हर संडे. तो हमारा होता ये था कि हमारे वीकेंड्स नानी के घर गुजरते थे, तो हम जुमेरात की रात या सैटरडे की रात नानी के घर चले जाते थे, और फिर अगले दिन मैच होता था. तो यार वो वाइब भी अलग होती थी. मामू को हम या तो ऑफिस के कपड़ों में देखते थे, या वो धोती पहनते थे बड़े शौक से, या वो धोती पहनते थे. तो वो फिर जब क्रिकेट के गेयर में होते थे तो वो अलग ही नज़र आते. तो हम लोग बाइक पे बैठ के सारे बच्चे मिलके, मेरे कज़न्स और लाइक यू नो मोहल्ले वालों की बाइक्स पे बैठ के, कभी हम कहाँ खेल रहे हैं, डीजे कॉलेज के पास. फिर एक डीजे कॉलेज के पास मैच होता था, बिल्कुल एसएम कॉलेज के बाहर, ठीक है. जब अब तो खैर वो पीपल्स स्क्वायर बन गया ना वहाँ, तो वहाँ बाकायदा, और एट अ टाइम 6 मैचेस चल रहे होते थे. इसकी बॉल वहाँ आ रही है, उसकी बॉल वहाँ आ रही है, तो टेप पे लोग निशान लगाते थे कि ये इस मैच की बॉल है. एनीवे, तो हम लोग बच्चे थे, थर्ड मैन पे खड़े होते थे,
या बॉल बॉय होते थे या वाटर बॉय होते थे, बट हमें मज़ा आता था। और फिर हम खेलते थे एक और जगह चुंद्रीगढ़ रोड पे, चुंद्रीगढ़ रोड से यार अंदर जो पाकिस्तान चौक को रोड जाता है ना, पोस्ट ऑफिस के पास, एग्जैक्टली वहाँ फुटबॉल खेलते हैं सड़क पे। ना ना नॉट दैट वन, वो वाला नहीं कह रहा मैं। मैं कह रहा हूँ ये वाला SM, सॉरी ये वाला सिंध मदरसतुल इस्लाम वाली साइड पे, वो जो एक रोड कनेक्ट कर रहा है पाकिस्तान चौक पे। एनीवे तो वहाँ भी हमने क्रिकेट खेली है, वहाँ मैंने अपने टखने पे बैट मार दिया था, सो एम्बैरेसिंग। तो आखिरी बॉल पे 4-5 रन चाहिए थे, मैंने बोला मैं छक्का मारूंगा, मैंने अपने टखने पे ही बैट मार दिया लेट गया मैं, was so embarrassing. So we played a lot of cricket. So he was very passionate about cricket. He knew so much about cricket. And then he just passed away, man. और क्रिकेट वहीं की वहीं रही। तो इस तरह के बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं। I'm sure शाहिद आफरीदी grew up to be a big name for Pakistan। अब उनकी क्रिकेट पे लोगों को ज़ाहिर है मिक्स्ड रिव्यूज़ होते हैं। कुछ लोग कहते हैं 500 मैचेस में 500 विकेट लेना कौन सी बड़ी बात है। कुछ लोग कहते हैं उनकी सिर्फ स्टार परफॉर्मेंसेस वो हैं उसी की वजह से। एंड एक ये बात भी फैक्ट है, हमारा मुल्क ना हुस्न परस्त है, तो अगर आप गुड लुकिंग हो ना तो यू कैन गेट अवे विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो वो भी एक रोल प्ले करती है भाई, खूबसूरत पसंदी हर जगह होती है। एनीवे बट उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस तो रही हैं नॉनदलेस। खैर तो सो या आई एम रियली सॉरी टू हेयर दैट। और इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ हैं, आई एम श्योर, एंड नॉट जस्ट इन क्रिकेट, आई एम श्योर फुटबॉल, हॉकी, अब तो खैर ये गेम बचे ही नहीं पाकिस्तान में, अफसोस होता है। और बट PSL एक इट्स ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर कि कम अज़ कम PSL में नए लड़कों को मौका मिल जाता है, दे गेट टू शो देयर टैलेंट, एंड देन फिर वहाँ से ज़ाहिर शाहीन भी वहीं की फाइंड है, हारिस रो वहीं की फाइंड है। सो इस तरह की चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ऑस्ट्रेलिया बना ही अपनी इन छोटी छोटी लीग से है, द माइटी ऑस्ट्रेलिया दैट इट इज़। और फिर अब इंडिया में तो खैर चलो IPL है, कंट्रोवर्शियल कहते हैं, और फिर बड़ी डेड पिचेस कहते हैं लोग इसको, 400 रन बनने व्हाटएवर। एनीवे तो सैड टू हियर अबाउट फहद साहब। आई एम श्योर दुखी तो होते होंगे और देखते होंगे इसमें, बट प्रेयर्स फॉर हिम, ख्याल रखिएगा, एंड अफसोस हो उनके बारे में सुन के। Alright जी, next one, a teenage girl with career concerns. Hello sir, I hope you and your family are well. Please keep the following institution and city names confidential. ठीक है। I'm a 16-year-old girl from ABC city in Pakistan. At the moment, I am doing my HSC Part 1 from this college. I am a computer science student who hopes to get a bachelor's degree in software engineering from a country such as Germany or the United States in the future, inshallah. The issue is that I come from a middle-class household and cannot afford to cover all of the costs of traveling overseas. My parents are both hard workers, although my father is now retired and my mother is a teacher. I also have two older sisters, one of which is now pursuing a physiotherapy degree at a private institute, and her tuition fee are so high for my parents to pay, and the other sister will have to obtain admission to another private institution in a year. My parents struggle to pay my eldest sister's schooling, and now my other sister is also required to enroll, so I know they can't afford to send me overseas. I really want to study overseas, and I'm a very intelligent student. Therefore, I have looked for scholarships in Australia, but they have too high costs and a lengthy application process. To go abroad, I'm thinking that after finishing my inter, I should take a 2-year gap and work as a teacher, as well as learn some online courses about freelancing and possibly work in it. But I'm concerned that the money I will earn will not be enough to travel to Germany. Beta, the money you will earn will not be enough to travel to the school जहाँ पढ़ा रही होगी, 6,000 देते हैं सैलरी। आई एम ऑल्सो कंसर्न दैट माई पेरेंट्स विल नॉट अग्री टू दिस ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम देयर रिलेटिव्स. दे यूजली डिमांड मी टू स्टडी एट बिग यूनिवर्सिटी बिकॉज दे बिलीव, उन नाम नहीं देना चाह रहा मैं, बिकॉज दे बिलीव इट इज़ द ग्रेटेस्ट यूनिवर्सिटी इन द सिटी जहाँ ये रहती हैं. बट आई बिलीव दैट अदर इंस्टीट्यूशंस लाइक ABC and XYZ are better options. Please advise me on how I can get abroad and study there. I'm confident that if I'm given the opportunity to study abroad, I will excel in my field of study. Thanks for your time. ये 16 साल की बच्ची है, पाकिस्तान के एक शहर में रहती हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती हैं और जर्मनी अमेरिका में पढ़ना चाहती हैं. बट ऑब्वियसली मिडिल क्लास फैमिली है, 2 बहनें और हैं, उनकी भी पढ़ाई चल रही है, सो पेरेंट्स कैन बेयरली मेकअप.
अब ये चाह रही हैं कि शायद मैं इंटर करके 2 साल का गैप लेके टीचिंग करके इतने पैसे कमा लूँ कि मैं जर्मनी चले जाऊँ, और जिसका मैंने जवाब दिया कि वो आप जिस स्कूल में टीचिंग करी होंगी आप वहाँ भी नहीं जा पाएंगी, क्योंकि यहाँ पे सैलरीज दी जाती हैं 6,000, 8,000, 15,000, 20,000, जो कि किसी टी बॉय की भी सैलरी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे टीचर्स को ये सैलरी दी जाती है और फिर एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये इस पे ग्रेड के टीचर कॉम बनाएंगे। कॉम आपके सामने है। अगेन अच्छी पे होगी तो अच्छे टीचर्स आएंगे ना। तो बेटा ये तो मुमकिन नहीं है। टीचिंग की जॉब से आप किसी किस्म की भी जॉब से 2 साल में बहुत ही मुश्किल है पाकिस्तान की जॉब से कि आप इतने पैसे बना लें कि आप जर्मनी पढ़ने चली जाएं, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है। वो फ्रोज़न अकाउंट वाला सीन होता है, 11,000 यूरोस हर साल दिखाने होते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। उससे बेहतर ये है कि आप पढ़ाई के साथ साथ आप कोई कोर्सेज करें जिसमें आपको इंटरेस्ट है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती हैं, प्रोग्रामिंग जानती हैं, आप फॉलो कीजिए शफीका इकबाल को, जिनके साथ मैंने वीडियो बनाई थी। उनसे आप गाइडेंस ले सकती हैं लिंक्डइन के ज़रिए, इंस्टाग्राम पे आप उनको फॉलो कीजिए, उनसे समझिए कि आपका करियर पाथ क्या होना चाहिए, क्योंकि वो इस फील्ड की हैं, और कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं जिसमें इतना ख़र्चा भी नहीं होता, क्योंकि स्कॉलरशिप आपको मिल भी जाए। अभी एक बच्चे की मैं ईमेल पढ़ रहा था, उसके पास पूरी स्कॉलरशिप है और वो AI पढ़ना चाह रहा है, लंदन में उसकी पूरी स्कॉलरशिप है, ट्रीटिंग कैंसर थ्रू AI, फैसिनेटिंग प्रोफाइल। बट इंग्लैंड जाने के पैसे चाहिए ना, तो टिकट भी 4-4 लाख रुपए के हैं, सस्ते तो नहीं है, हर किसी के पास नहीं होते 4-4 लाख रुपए। सो या स्कॉलरशिप्स अगर आपको फुली फंडेड भी मिल जाए तो ऑस्ट्रेलिया तो जाना है ना। ऑस्ट्रेलिया जाना आसान नहीं है, जर्मनी जाना आसान नहीं है, पैसे तो लगते हैं, वीज़ा प्रोसेस है, ये है वो है, 10,000 चीज़ें। तो टीचिंग इज़ विल नॉट कट इट फॉर यू बेटा। इसके लिए आपको ऐसा ऑप्शन देखें बाहर की कमाई से ही कुछ बचत हो सकती है, जिससे आप बाहर जा सकती हैं। लोकल कमाई से कुछ नहीं हो सकता। सो कोशिश कीजिए अगर आपको ऐसा टूल सीख लें या समझ लें जिसमें आप फ्रीलांस काम कर सकें और घर बैठ के कमा सकें और डॉलर्स में कमा सकें, फॉरेन करेंसी में, तो ही आपका ये ख्वाब थोड़ा सा होता दिख रहा है, अदरवाइज़ ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, और ये नहीं घबराइएगा कि आपने कैसा सवाल किया। यूर ओनली 16 और आपको इस उम्र में अगर आपको ये वाले ख्याल आ रहे हैं और सवाल आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, और इंशाल्लाह यू विल मेक इट। आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन नहीं है, ठीक है। बहुत से लोग गए हैं, बहुत से लोग जा रहे हैं और बहुत से लोग जाते रहेंगे, और इंशाल्लाह यू विल बी वन ऑफ देम। बट उसका पाथवे आपने सही रखना है, रूट सही रखना है, और थोड़ा सा इसको और स्टडी कीजिए कि बाहर जाने में, ये जर्मनी और अमेरिका आपने लिख तो दिया, बट ये जाने के प्रोसेसेस क्या होते हैं, और इससे ना घबराइए कि बड़ा लेंदी प्रोसेस है। आपको कोई प्लेट में रख के स्कॉलरशिप नहीं देगा कि जी आइए आप पढ़ लीजिए जर्मनी में। प्रोसेसेस लेंदी ही होते हैं, और वो लेंदी रखे इसलिए जाते हैं कि जो नॉन सीरियस है वो तो डिस्करेज हो जाए। तो आप नॉन सीरियस नहीं है, राइट, यू आर सीरियस अबाउट इट, सो डोंट बी डिस्करेज कि लेंदी प्रोसेस है। कोई भी अच्छी चीज़ या कोई भी बड़ी चीज़ आसान नहीं होती, वो मुश्किल ही होती है, राइट। तो इस पे लग के करें मेहनत, इंशाल्लाह आपको कहीं ना कहीं कुछ हो जाएगा, एंड यू कैन फॉलो शफीका फॉर मोर गाइडेंस, ठीक है। ख्याल रखो। ऑलराइट जी, नेक्स्ट वन सेज गल्फ कंट्रीज। डियर सर, होप यू आर डूइंग वेल। आई वांट टू correct you on your response to moving to GCC countries. I'm a chartered accountant working in, by the way, I endorse the idea of correction because, like I always say, I'm not an absolute beacon of knowledge. I can be wrong and I'll like to be corrected, ताकि लोगों की, the idea is कि लोगों को जो है ना सही information जो है। I'm a chartered accountant working in one of the European countries in a big 4 audit firm. I have noticed a lot about you discouraging people to move to Gulf countries. I believe your point of view is more based on people having Pakistani passport. As you just say, it would be tough to move back to Murid ke after retirement. I think if you have a European or American passport, you get a lot more privileges as compared to Pakistan or Indian. Of course, तो ये तो मैंने कभी भी नहीं बोला। पासपोर्ट का रंग बदल दो, दुनिया आपके साथ आपके रंग बदल देती है, आपसे बात करने का तरीका बदल लेती है, तो ये तो है। और डिस्करेज करने की वजह, खैर मैं भी पूरी पढ़ लूँ। द इशू विद वेस्टर्न कंट्रीज, देयर विल बी कल्चरल रिलीजियस इशूज फॉर योर चिल्ड्रन इन यूरोपियन कंट्रीज and you save a lot in GCC, which is wrong. You don't save a lot in GCC. I'll tell you how. They still pay around 45 to 50,000 dirhams in Dubai as compared to, for example, in UK at the same level getting paid 5,000 per month, 5,000 pounds per month, and having to pay so much taxes. You should know, given your family lives in UK and you have lived in Dubai, you can get better lifestyle in Dubai
or other GCC countries. Sir, we can get the best lifestyle in Pakistan if you have money. यहाँ पे लोगों का, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, एक साहिब है, आप इंस्टाग्राम पे उनका लाइफस्टाइल तो देखें, पाकिस्तान में रहती हैं. इफ़ यू हैव मनी, इससे अच्छा मुल्क कोई नहीं है भाई. मैं यही कहता हूँ, अपने आप को इक्विप करो कि आप पे यहाँ के प्रॉब्लम्स अप्लाई ना हो. इतने अमीर हो जाओ, पेट्रोल 100 रुपये भी महंगा हो जाए, आपको फील ना हो, या आपकी गाड़ी इस हाइट की हो कि पुलिस वाला हाथ देते हुए 10 बार सोचे. इससे तो बेहतर कोई मुल्क नहीं है भाई. कोई पूछने वाला नहीं है. चाइल्ड लेबर करा लो घर पे. आई एम नॉट इंडोर्सिंग, बात कह रहा हूँ, यहाँ तो कोई कानून ही नहीं है भाई. लॉलेस जंगल भाई, यू आर द किंग. तो अगर आपके पास पैसे हैं तो इससे अच्छा कोई मुल्क नहीं. जीसीसी क्या दूर की बात है, खल्ली वल्ली यार. अच्छा, टैक्सेस की आपने बात की, मैं आपके सारा ब्रेक डाउन देता हूँ. यू शुड नो, गिवन योर फैमिली इज इन यूके, you can get better lifestyle in Dubai and other GCC countries. If you look at the growth index after COVID and the Russia-Ukraine war, Saudi Arabia is the highest growing economy given NEOM and other such projects. No sir, Saudi is highest growing economy because ने पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी दुनिया भर में मिल के इनके साथ. You can actually get a lavish lifestyle in GCC and can still be stuck in middle class in UK with income of 5,000 per month. You should also take into account the inflation here and recession, and it's not a bed of roses. First of all, पहले ज़रा हम इसको ये करते हैं, मैं आपको पूरा मैथमेटिक्स के साथ करता हूँ. मेरी बीवी, आई एम रियली मिसिंग हर राइट नाउ, एज इन के वो होती हैं, आपको इससे बेहतर जवाब देती, क्योंकि वो पैदा दुबई में हुई हैं और अब इंग्लैंड में रहती हैं. वो आपको सही बताती कि क्या क्या है. आपने लिखा 5,000 पाउंड और यूएई में मिलते हैं 40 से 50,000 दिरहम. ओके, टू PKR, सॉरी PKR कह रहा हूँ, टू AED, ये 23,000 दिरहम. ठीक है ना. 40-50 हज़ार फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा चले आपकी फील्ड में आप कह रहे हैं कि मिल रहे हैं, ठीक है. अब उसमें ना आप साथ साथ फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे हैं, देखिए गोरों को इसलिए सूट करता है यूके, सॉरी GCC, बिकॉज अगेन नो टैक्सेस. मगर GCC भी वाले भी जो है ना, ये इतने डम नहीं है कि इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी एम्पायर्स खड़ी की हुई और वो मुफ्त में आपको फ्री लिविंग दे रहे हैं. हिडन टैक्सेस इतने हैं एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग आपकी इतनी ऊपर चली जाती है कि आपकी सोच है. फर्स्ट ऑफ ऑल यूके में जो आपने बोला ना टैक्सेस है, तो उन टैक्सेस से मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. सो माय वाइफ पेज कम्युनिटी टैक्स. कम्युनिटी टैक्स होता है वो महीने का 120 या 140 पाउंड जाता है, जो कि नहीं, आई एम नॉट श्योर कितना है, मगर वो लगभग 50,000 रुपये पाकिस्तानी है. उन 50,000 रुपये में पता है हमें क्या मिलता है? फ्री गार्बेज कलेक्शन ट्वाइस अ वीक, फ्री स्कूलिंग, बच्चों की बमा लंच भी मिलता है बच्चों को, क्योंकि स्कूल वहाँ सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक होता है. क्योंकि वहाँ पे दोनों पेरेंट्स काम करते हैं, तो पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए कि उनको ऑफिस से बार बार ना आना पड़े, बच्चा लेने फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, तो 3 बजे तक स्कूल होता है. और चूँकि स्कूल सिस्टम इतना बेहतरीन है, आप किसी भी गाँव में हो एक ही तालीम है, ठीक है ना, और एक ही मयार है. बच्चे पैदल स्कूल से खुद आते हैं, ठीक है. अच्छा, स्कूल मिलता है, हेल्थ केयर फ्री मिलती है वहाँ पे, ठीक है. आपको चाहे पैनाडोल की गोली लेनी हो या आपको कैंसर की गोली लेनी हो, आपको 6 पाउंड में मिल जाती है आपकी लोकल फार्मेसी से, जो कि NHS की हर जगह मौजूद होती हैं, ठीक है. आपको हेल्थ केयर मिल रहा है, आपको स्कूलिंग मिल रही है और आपको पार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है. ये सिर्फ उस कम्युनिटी टैक्स में. बाकी जो आपने बोला उसमें आपका ज़ाहिर है पूरा NHS चल रहा है. खुदा ना खास्ता अगर आप गल्फ़ कंट्री में, ओके, माई डॉटर हैज़ ऑटिज़म, ठीक है, उसकी शी इज़ ऑन द स्पेक्ट्रम, उसकी जितनी भी ट्रीटमेंट है, एंड दैट वाज वन ऑफ द प्राइमरी रीज़न व्हाई माय वाइफ मूव्ड बैक टू इंग्लैंड, वाज कि भाई वहाँ पे एक सेशन 1,000 दिरहम का पड़ता है, एक घंटे का, और हफ्ते में 2-3 कराने पड़ते हैं, 1,000 का या 500 का, वटेवर. 500 दिरहम भी कोई छोटी मामूली रकम नहीं है, ठीक है. यहाँ पे आपको पूरी ट्रीटमेंट फ्री है, ठीक है. टैक्स कट रहा है, ठीक है, लेकिन आपको मिल भी तो क्या कुछ रहा है. मेरा अपना बच्चा पैदा हुआ भाई, 3 दिन हम अस्पताल में रहे, जो पार्किंग थी ना गाड़ी की वो तक माफ़ हो गई थी. वी गॉट 3 मील्स अ डे, हलाल मील, और 8 किस्म के कंसल्टेंट्स ने चेक किया. हेयरिंग वाला अलग आ रहा है, आई साइट वाला अलग आ रहा है, स्किन वाला अलग आ रहा है, और हड्डियों वाला अलग आ रहा है. सब ने आके चेक किया और फिर हमें खुद हाफिज़ किया, व्हील चेयर पर बिठाया मॉम और बच्चे को, और बोला गाड़ी तक जाए. एंड देयर वाज नो कैश काउंटर. दुबई में चाइल्ड बर्थ करके दिखा दो, राइट, पता चल जाएगा. ऑल्सो somebody I knew was on dialysis in Dubai, ठीक है. वो खर्चा देख लो आप कहाँ जाता है, समझ रहे हैं.
तो भाई ये चीज़ें, और दूसरा आप जो है ना, लिविंग बहुत महंगी है, हाईली इन्फ्लेटेड है। ठीक है, इंग्लैंड में आपको लंदन में सर्टन एरियाज हैं, ज़ाहिर है वो महंगे हैं, अब तो महंगा एरिया तो हर जगह महंगा एरिया महंगा ही होता है, राइट। बट आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग उतनी ज़्यादा नहीं पड़ती। फिर आपने बच्चों को स्कूलिंग करानी है, राइट, दुबई में। ज़रा जेम स्कूल की फ़ीस गूगल करें कितने की है, और ब्रिटिश अमेरिकन स्कूल्स की ज़रा फ़ीस निकालें, क्योंकि आपने अगर पाकिस्तानी स्कूल भेजा तो वाओ ग्रेप कर रहा होगा आपका बच्चा। वो पाकिस्तानी स्कूल था जद्दा का, जिसमें वो आंटी वाओ ग्रेप कर रही थी, मयार देख लें आपका। इंडियन स्कूल फिर अच्छा है, ठीक है ना। इंडियन स्कूल कौन सा मशहूर है दुबई में? पाकिस्तान एम्बेसी के सामने ही है, वहाँ मैंने एक शो भी किया था सोनी टीवी के लिए। खैर, तो आप ज़रा ये स्कूल, अब आप ज़ाहिर है अब आप दुबई में होंगे, आपके दोस्त यार आगे पीछे सबके बच्चे जेम्स जा रहे होंगे, ब्रिटिश अमेरिकन स्कूल जा रहे होंगे, आप भी चाहेंगे हमारा बच्चा भी अच्छी जगह जाए। ज़रा फीस तो मालूम करें वहाँ है कितने की। भाई सिंगल बंदे के लिए ना, सिंगल बंदे के लिए तो हेवन है, राइट, जब आपके इतने खर्चे ना हो। सिंगल और हेल्दी बंदे के लिए, राइट, इफ़ यू हैव टू रेस अ फैमिली, फैमिली के लिए आसान नहीं है, ठीक है ना। और ये 50,000 दिरहम कहाँ जाएंगे आपकी सोच है, पता भी नहीं चलेगा। कैलकुलेशन कर लें ज़रा आप। और अब वो वाला दुबई नहीं रहा, अब तो दुबई में पानी भी 2.25 दिरहम का हो गया। वो ज़माने अलग थे जब 1 दिरहम में पेट्रोल सस्ता था और पानी महंगा था, अब वो भी नहीं है। वैट अलग लग गया है, लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है दुबई में, और अब दुबई उसका असर है। मेरा जो मकसद है ना जीसीसी कंट्रीज़ को डिस्करेज करने का, वो ये होता है कि अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट है ना, तब तो भाई आपके लसन है, क्योंकि आप इतना कुछ, आप यहाँ से जाएंगे हेवन में, बिल्कुल हेवन है यार, बेहतरीन लाइफस्टाइल है, मज़ा आता है, मगर टेम्परेरी है। वापस आपने इधर ही आना होता है, फिर आप जाते हो डिप्रेशन में, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा होता। मैं सिर्फ 4.5 साल 5 साल रहा हूँ, मैं वो अनलर्न नहीं कर पा रहा, मैं एजुकेटेड, वरना यहाँ 27 साल में पीस में ही था। जब मेरी रियलिटी यही थी तो वो खड्डे खड्डे थे, जब देखा कि खड्डे के बगैर भी दुनिया होती है तो अब समझ ही नहीं आते। तो सोचे जो 40 साल रहकर आते हैं, और मैंने वो इसकी वीडियो भी बनाई थी बिल्कुल पहले स्टूडियो में। बहुत सारे पेरेंट्स आप जो भी सुन रहे हैं, आप कमेंट में बताएं, जो लोग मूव बैक हुए हैं मिडल ईस्ट से, उनके पेरेंट्स पहले साल बीमार हुए, पूरी ज़िंदगी गोलियां नहीं खाई, यहाँ आते ही ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, शुगर, हार्ट डिजीज़ेस, देख लें आप, किसी का भी देख लें, अबे नहीं रह पाते। उस सूरत में कहता हूँ, हाँ लॉन्च पैड बनाओ, ठीक है, हर किसी के पास मीन्स नहीं है यूरोप अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जाने के, ठीक है, जाना यहाँ आसान है, जाएं, इसको लॉन्च पैड बनाएं और यहाँ से आगे जाएं, वहाँ का एक्सपीरियंस गेन करें, वहाँ से फ़ायदा ये होता है भाई, वीज़े का नंबर जल्दी आता है, इंटरव्यू का नंबर जल्दी आता है, क्योंकि इतने लोग अप्लाई नहीं कर रहे होते। यहाँ तो पूरा मुल्क ही भाग रहा है ना। आप यहाँ ज़रा जाएं कोई इंटरव्यू की डेट लेने आप वीज़े की, आपको पता चल जाएगा, वहाँ इतने नहीं होते। तो उसको लॉन्च पैड बनाए, आगे निकलें। एंड ऑब्वियसली अगर आपके पासपोर्ट का रंग अलग है ना, फिर आपका रंग कुछ भी हो, फिर आपको इज्जत उसी मुल्क वाली दी जाती है। ब्रिटिश पाकिस्तानी जो है वो ऑब्वियसली पाकिस्तानी से बहुत ज़्यादा कमाता है, डिस्पाइट कि उन दोनों का लेवल एक ही हो करियर में, ऑर्गेनोग्राम में एक ही जगह हो, लेकिन वो कमाता ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे खुल्लम खुल्ला ये सीन है मिडल ईस्ट में। आप जैसे कह रहे हो ना कि अच्छी लाइफ और ये है, वो अच्छी लाइफ इसलिए बिकॉज यू आर कंफर्टेड कि वापस यूरोप ही जाना है, ठीक है, अभी टैक्स फ्री इनकम कमा लेते हैं, वर्स्ट के सिनारियो रिसेशन आया वापस चले जाएंगे, तो उसमें सही है। बट अगर आपने वहाँ ही रहना है तो, और आपके पास बैकअप प्लान कोई नहीं है, तो फिर आप वहाँ से भी, वो भी महंगा पड़ेगा आपको, और आप फिर यहाँ पे तो वापस आना वैसे ही महंगा है ना, समझ रहे हैं आप, जहनी तौर पे महंगा। तो सो या सिंगल बंदे के लिए 50,000 दिरहम बहुत अच्छी अमाउंट है, बट इफ़ यू हैव 3 किड्स इट्स नथिंग, यू वोंट बी सेविंग इनफ। आप ग्रीन्स में रह रहे हैं, आप जेएलटी में रह रहे हैं, आप मरीन, अब आप अपने बच्चों को लेके देरा में तो नहीं रहेंगे ना, या आप वहाँ तो नहीं रहेंगे, हुरलंस में तो नहीं रहेंगे ना, लेबर के साथ तो नहीं रहेंगे ना, अलकूज में तो नहीं रहेंगे ना। यूड वांट कि आप मिर्दिफ में रहें, चलो एमिरेट्स हिल्स तो बड़ा एलीट हो गया, जेएलटी मरीना, बिजनेस बे, राइट, तो इनके ज़रा रेंट तो निकालें कितने महीने के और साल के, फिर डिपेंडेंट वीज़ा है, ये है, अरे 10,000 रुपये में फ़ीस ली जाती है वहाँ पे, आपको क्या पता भाई। प्राइस आपने हर जगह पे करनी है, बट एटलीस्ट वहाँ पे करें जहाँ पे कुछ मिल रहा है। तो इंग्लैंड में आप बहुत सी चीज़ें ले सकते हैं भाई, यहाँ अरबियों से निकलवा के तो दिखाओ आप, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये है, गोरों को इसलिए सूट करता है, एक और वजह है, गोरा इंटर पास भी ना हो अपने मुल्क में, इधर आके सीधा वाइस प्रेसिडेंट लगता है, क्योंकि वो गोरा है, वो बस सूट पहन ले, लैंग्वेज तो है उसकी,
और जितने लोग मिडल ईस्ट से सुन रहे हैं नीचे ज़रा कमेंट करके अपने तजुर्बे शेयर करें कि जहाँ ऐसा गोरा जो कि डिज़र्व नहीं करता था लेकिन बड़ी पोजीशन पे था, उनको इसलिए सूट करता है, एक तो हायर पोजीशन मिल जाती है और टैक्स फ्री इनकम, और उनको वेदर अच्छा मिल जाता है। आज मैं एक टिकटॉक देख रहा था, कैनेडियन था एक, वो तारीफ़ें कर रहा था दुबई की, तो तारीफ़ तो करेगा क्योंकि ही इज़ गेटिंग द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, टैक्स फ्री इनकम, और वो भी इनकम भी अच्छी वाली। उसको कोई बांग्लादेशी वाली 4,000 दिरहम थोड़ी मिल रही, वो तो शुरू ही 20,000 से हो रहा है लोअर लेवल पे भी। तो भाई उनके पर्क्स अलग है, प्लस दे हैव अ नेट, अ सेफ्टी नेट ना, दैट दे कैन फॉल बैक टू। हमारे पास क्या है भाई, वापस फिर इधर मुरीद के ही है। इसलिए मैं कहता हूँ लॉन्च पैड बनाओ, आगे निकलो, वापस आए तो ऑफ सीन है। तो ये बात है, डोंट माइंड, आई अप्रिशिएट। बाकी जितने एक्सपर्ट्स बैठे हैं, अब ऑब्वियसली आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, नंबर्स का गेम मैं आपसे जीत नहीं सकता, मगर जितने लोग दोनों जगह रहे हैं, आप भी कमेंट में सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। हो सकता है मैं भी गलत हूँ, बता दें मुझे, कोई मसला नहीं, सीख लेंगे, समझ लेंगे, ताकि लोगों की रहनुमाई हो जाए। ठीक है, ये मकसद है। चलें, अपना ख्याल रखिएगा एंड सी यू सून। और जी आज की लास्ट ईमेल, और क्योंकि हमारी एक मीटिंग आने वाली है और एक इम्पॉर्टेंट पॉडकास्ट है, और फिर ये सेटअप पूरा यूँ होगा, लाइट्स चेंज होंगी तो उस पर टाइम लगता है। मैरिज प्रपोजल्स ड्यू टू weight issue. Assalamu alaikum, Junaid bhai. I'm writing this email. I'm very depressed, so I think this is the only way I could pour my heart out as well as get your answer on this matter. My name is ABC. I'm 24. Just turned 24 a couple of days ago. My main issue is that I'm a little bit chubby, and that's why I don't get many proposals. They always have this reason that she needs to lose some weight. She's pretty, but she's chubby. Junaid bhai, my father passed away in 2021, and I have one elder sister who is married. After her, it's me. I'm the only earning woman in my house. I work in a bank. Then I have two brothers who are studying. My friends are engaged, so my mother always pressurizes me to get slim, or otherwise I will be single forever. My brothers always say to get slim, otherwise no rishta. If I go to my cousin's house, they always ask this question, when are you getting married? You are so old. 24 is a big age. Junaid bhai, I'm honestly fed up. You know that there are a lot of job pressure, and since my father is not here, I'm working constantly for my family, but I'm also depressed because of this society thinking that if you are chubby you will get no proposals. I got bullied my whole life for my weight. Honestly, I'm so much better than all of them, but just because I'm overweight, I'm still not good enough. I'm just so confused. I don't know what to do. No one will appreciate the things I'm doing. Instead, they just brag about one flaw, which is my weight. Will society never accept me just the way I am? I hope you will acknowledge my email and reply to me, even if it's in a video or here. I just need an opinion from an unknown person. It is better to talk to a stranger rather than someone you know, because they will only make fun of your misery. I hope I get a response. Thank you so much for your email. I'm really sorry to hear, और it's very sad कि आपको इस तरह सहना पड़ता है। एंड 24 इज़ नो एज टू गेट डिप्रेस्ड। और ये जो लोग जो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एज है, तो ये भी गलत बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। और आई एम ग्लैड यू पोर योर हार्ट आउट लाइक दिस, क्योंकि यू नो इट्स वेरी थेरेप्यूटिक समटाइम जस्ट टू इवन राइट। कभी कभी कहते हैं ना, आप खुद ही जर्नलिंग कर लें चीज़ों की। सो आई एम ग्लैड यू रोट टू मी एंड आई एम ग्लैड आई केम अक्रॉस दिस ईमेल। इट्स वेरी सैड कि आपके भाई ख़ास तौर पे जब वो देख रहे हैं कि कमाने वाली आप खुद हैं, उसके बावजूद आपका इस तरह मजाक उड़ाना, उनको फर्स्ट ऑफ ऑल शर्म आनी चाहिए। तो नॉट अ गुड जॉब फ्रॉम योर मदर्स पार्ट। और मुझे तो ये समझ नहीं आता हमारी सोसाइटी को, हमारे मुल्क के आधे से ज़्यादा मसले हल हो जाएं अगर लोग सिर्फ अपने काम से काम रखने लग जाएं, कोई मसला ही ना हो। अभी मैं वो देख रहा था, एक आई लाइक फारिग टाइम पे कोई ना कोई सिटी की वॉकिंग स्केप्स लगा लेता हूँ मैं। सो इट वाज वन ऑफ द सिटीज़ इन इटली, और एक दो खातून थी, वो लेक कोमो के साथ स्टेयर्स थी, एंड दे वर लाइक जस्ट लाइंग देयर इन अ बिकिनी, और सामने इतने लोग खड़े हुए थे। और मैं ये नोटिस कर रहा था वो कैसे अपने काम से काम रखा हुआ है। अगेन मैं नहीं कह रहा यहाँ नंगे हो जाएं, कल्चरल वैल्यूज़ अपनी जगह होनी चाहिए। पॉइंट इज़ काम से काम रखना। हमारे यहाँ सब अपना काम छोड़ के दूसरे के काम में घुसने का शौक़ है, और हर कोई दूसरे के काम में एक्सपर्ट है ज़्यादा देन जो उसका अपना इनहेरेंट काम है। और ये सब चीज़ें आती हैं फ़रागत से। हमारे यहाँ फ़रागत बहुत है। सबसे बड़ा हमारा मसला ये है, हमने कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई और लोगों को काम पे नहीं लगाया। तो जिसके पास काम है ना, उसके पास टाइम नहीं है
कि नफीसा की बेटी क्या कर रही है या उसका वज़न कितना बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है। ये फजूल की गॉसिपिंग है। और आई अंडरस्टैंड आप इतना काम करती हो, मेहनत करती हो, और ज़ाहिर है आपके ऊपर अपने काम के प्रेशर हैं, आपको नहीं मिलता होगा टाइम टू डू दिस। दूसरा ये कि हमारे यहाँ वो वाले अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस तो होते नहीं है कि जिसमें भाई 24/7 जिम और वो होते हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में होते हैं, मगर ये कि हर किसी के पास ये फैसिलिटी नहीं होती अवेलेबल। टाइम बंदा निकाल भी ले तो जाए कहाँ पे, कैसे जाए, जाना अलग मुसीबत है इस शहर में। 10,000 मसले हैं, मगर इट्स जस्ट वेरी सैड कि आप इस तरह फील कर रही हो। ये कोई इतनी बड़ा फ्लॉ नहीं है। देखें, अल्लाह ताला ने हर किस्म के, हर रंग के, हर टाइप बॉडी टाइप के लोग बनाए हैं, राइट। तो जो इस तरह आपका मजाक उड़ाते हैं वो बेसिकली अल्लाह का मजाक उड़ाते हैं। तो ये उनको वो और अल्लाह ही जानेंगे। और वो दिल दुखाने वाली बात है। हम लोग वैसे आप देख लें तो हर चीज़ इस्लामी है हमारी, लेकिन हमारे मिजाज में और हमारी डीलिंग्स में हुकूकुल इबाद नाम की चीज़ नहीं। बस वो एक चैप्टर था इस्लामियत में, हुकूकुल इबाद, एंड दैट्स इट। सीखा सिखाया कुछ नहीं। मुझे तो समझ नहीं आता, लाइक इतनी रिलीजियस स्टेट है हमारी और अप्लाई कुछ भी नहीं होता, तो क्या मसला है। बट वही वाली बात है, आप लोगों को रास्ते दोगे ना कि हाँ जितने गुनाह कर लो, शब बारात पे मैसेज कर लो, माफ़ कर देना, कहा सुना माफ़, तो लोग माफ़ कर देंगे। तो फिर लोग इस तरह से उतरते नहीं हैं। अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे कोई है ही नहीं। और ये सब बैड पेरेंटिंग है और बैड मतलब कोई लीडरशिप नहीं है ना यार किसी किस्म की। ऊपर से ही रॉटन है सारी चीज़ें, तो फिर वो नीचे तक इस तरह आती हैं और फिर वो इंडिविजुअल लेवल तक आती हैं। इट्स जस्ट वेरी सैड। कुछ नहीं सीखा लोगों ने। तो आप घबराएं ना, परेशान ना हो। देखिए, रिश्ते और ये सारी चीज़ें ये प्री डेस्टिन्ड होती हैं। तो जो आपके हिस्से की डेस्टिनी होगी वो आपको ज़रूर मिलेगी। आपके अम्मा जितने ताने दे दे, आपके भाई जितने ताने दे दें, या आपके रिश्तेदार जितना बोल रहे हैं, होगा वही जो आपके नसीब में है। एंड आई एम श्योर लाइक यू नो यूल डू बेटर इन लाइफ। और शादी कोई एंड गोल नहीं होता ज़िंदगी का, ठीक है, अच्छी चीज़ें ज़रूरी होती है, लेकिन उसके बगैर भी जिया जा सकता है। तो लोगों के प्रेशर में सिर्फ ये ना सोचे कि आपके हर दुख का निजात उसी में ही है, क्योंकि शादी इट्सेल्फ एक अलग दुख बन जाती है अक्सर व बेशतर। तो एक मिजरी से दूसरी मिजरी में जाने वाली बात है। अगेन नॉट डिस्करेजिंग शादी, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, मगर ये कि उसको सामने रख के पूरी ज़िंदगी को अलाइन ना करें। इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। और लोगों के ताने वाने थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। और आई नो इट्स ईजियर सेड देन डन, लेकिन ये कि बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम्स का निजात इस चीज़ में है कि जब आप इग्नोर करना सीखें लोगों को। तो आप बुली भी हुई और सब कुछ हुआ है, इट्स ऑन देम, इट्स नॉट यू। वो उनकी तरबियत में कोताही है। तो जब अगर उनकी तरबियत में कोताही है तो आप क्यों बुरा फील कर रही हैं? बुरा तो उनको फील करना चाहिए कि यार हमारे माँ बाप ने ये किया, हमें ये प्रोडक्ट है, ये बनाया हमें। तो आप बिल्कुल दिल पे ना लें इन चीज़ों को। अगेन ईजियर सेड देन डन। कोशिश करें, हिम्मत करें, स्ट्रॉन्ग बने। ये चलते रहेंगे। आज ये ताने हैं, कल को आपकी शादी हो जाएगी, फिर आप अगर आपने 1-1.5 साल में कंसीव नहीं किया तो फिर दूसरे ताने हैं। तो ये तो चलते रहेंगे। अब मसला ये है कि वो होता है ना, क्रिकेट में एक चीज़ होती है वेल लेफ्ट जिसको कहते हैं, आपने देखा होगा, वो टेस्ट मैचेस में बॉल आती है तो बैट्समैन यूँ छोड़ देता है। तो आपने ना ज़िंदगी में ख़ुद चूज़ करना होता है कि कौन से कॉन्फ्लिक्ट लेने हैं और कौन से जाने देने हैं। तो इस तरह की बातें, इस तरह के ताने निश्तर जो होते हैं, इनको आप एक कान से सुने और दूसरे से भी नहीं, पहले से ही निकाल दें। क्योंकि इससे सिर्फ आपका मूड ख़राब हो रहा है, आपकी सेहत ख़राब हो रही है, आपका मिजाज ख़राब हो रहा है और आपकी पर्सनालिटी ख़राब हो रही है। तो भाई किसी और का जहर अपने अंदर नहीं रखना। उसका जहर है वो वही संभाले उसको, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने आप को भी स्ट्रॉन्ग करें। और हेल्थ एडवाइस मैं बिल्कुल नहीं दे सकता किसी को, मेरी वो पोजीशन नहीं है। वो आप बेहतर जानती हैं और उसके बारे में मेरा कोई ओपिनियन नहीं है सच। मगर और बहुत से लोगों को ज़रा ये भी समझने की ज़रूरत है कि ये जो वेट इश्यूज़ होते हैं, ये बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। किसी को थायराइड का इशू होता है, किसी को क्या इशू होता है, किसी का डाइटरी इशू होता है। सिर्फ खाने से मोटा नहीं होता इंसान, और भी 10,000 चीज़ें होती हैं, और भी 10,000 चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं। तो प्लीज़ अपने आप को भी ज़रा थोड़ा सा एजुकेट करें और इन चीज़ों से बाहर आ जाएं। बॉडी शेमिंग से क्या ही मिल जाता है। मुझे लोग हर कोई वीडियो उठा ले, नीचे गंजा कर रहे होते हैं, तो मैंने ना नाम ही गंजी स्वैग रख लिया। अब बताओ क्या करोगे। फील करना छोड़ दिया मैंने। बुलेट प्रूफ वगैरह था। हाँ बोलो मुझे।
अब लोग समझते हैं कि वो कमेंट में मुझे गंजा लिखेंगे मैं चिढ़ूंगा, मेरा तो इंस्टाग्राम ही गंजी स्वाएगा, स्टोर का नाम ही गंजी स्वाएगा, क्या ही कर लेंगे। तो इसको अपनी स्ट्रेंथ बना लें। बोला हाँ हूँ तो हूँ मैं, और बताओ कोई नई बात बताओ। थोड़ा सा अपना एटीट्यूड इस तरह कोशिश करें चेंज करने की। अगेन नॉट जस्टिफाइंग व्हाट दे आर डूइंग, बट लाइक देखें ना, यू कांट कंट्रोल द सर्कमस्टांसेस बट यू कैन कंट्रोल योर बिहेवियर टूवर्ड्स दोज सर्कमस्टांसेस ना। तो बस इसको अगर आपने अपनी स्ट्रेंथ बनाना है और इसको आपने नहीं लेना दिल पे, कोशिश करें, सीखें इसको, हिम्मत करें। थोड़ा मुश्किल होता है एक्सेप्ट करना, लेकिन बोले हाँ हूँ, मोटी हूँ तो हूँ, तुम्हें क्या है, समझ रहे। तो वो जब तक आप उससे अफेक्ट होंगी ना, लोग आपको अफेक्ट करते रहेंगे। जब वो देखेंगे यार इस पर असर ही नहीं होता, वो खुद ही छोड़ देंगे। तो आप असर करवाना छोड़ दें, कोशिश करें और हिम्मत करें और परेशान नहीं हो इन चीज़ों से। किसी की ज़िंदगी में फ़र्क नहीं पड़ता, और इन बातों से जो है ना, ये फारिग लोगों के काम है। ये आपकी मौत तक पीछे रहेंगे, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, बच्चा कब आ रहा है, इसकी बहन कब आ रही है, रिश्ता नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, 10,000 चीज़ें हैं। ये फारिग लोग हैं। आप माशाल्लाह इतने बड़े बैंक में काम करती हैं, एंड आई एम श्योर यू फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड एवरीथिंग। तो आप अपने आप को उस तरफ फोकस रखें, करियर में ऊपर जाएं, और करियर के दम पे जो है ना आप अपना लोहा मनवाएं और इनको छोड़ें, ये बातें चलती रहेंगी, ठीक है, परेशान नहीं होगा। ऑलराइट, तो ये थी आज की एपिसोड। आई होप यू गाइस एंजॉयड, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा, अपनी सवालात भेजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। एंड यू कैन सपोर्ट दिस चैनल ऑन patreon.com/changeswag। फिर मिलते हैं अगली एपिसोड में। खुदा हाफिज़।